ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे नया साल सबको रास आए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, नई उमंगों, ताज़ा उम्मीदों और रोशन ख्वाबों के साथ हम 2026 में कदम रख चुके हैं और इसी आगाज़ के साथ पाकिस्तान एक नए एतमाद, मजबूत अज़्म और बावकार अंदाज में आलमी मंजरनामे पर अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिला रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसे बरसों सिर्फ बहरानों के तनाजुर में देखा गया, आज बतदरीज इस्तेहकाम, मौशी नज़्म ज़ब्त और सिफारती तवाज़ुन की अलामत बनता जा रहा है। आलमी मौशी जायज़ों और तज्जियों में ये तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान ने मुश्किल फैसलों, इस्लाहात और इलाकाई ताउन के जरिए अपनी मईशत को संभाला दिया है, जबकि खित्ते में अमन के लिए इसका मौक़िफ़ ज़्यादा जिम्मेदार और हकीकत पसंदाना दिखाई देता है। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि ये कौम और इसकी अफवाज अमन को तरजीह देती है, मगर अपनी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करती। फील्ड मार्शल का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दरअसल किसी जारहियत की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार रियासत के दिफाई अज़्म का इजहार है। ये वो विजन है जिसमें ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन, मगर जवाब फैसला कुन होता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो हमेशा यही रहा है कि अमन ताकत से नहीं, एतमाद और इंसाफ से कायम होता है, लेकिन अगर सरहदों को चैलेंज किया गया तो रद्द अमल में कोई इब्हाम नहीं होगा। दूसरी जानिब खुद भारतीय सियासतदान की जानिब से पुलवामा हमले को बीजेपी की साजिश करार देना इस बयानिए को जमीन बोस कर देता है कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश की गई। भारत को आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना करना पड़ा। बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स इस अमर की निशानदेही करती हैं कि अमरीका और भारत के ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही जो माजी में दिखाई देती थी। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के खदशात ने आलमी ताकतों को मुहतात सोच अपनाने पर मजबूर किया है। ऐसे में पाकिस्तान का मुतवाज़न, मुज़ाकरात पर मबनी और कसीरुल जहती खारजा रवैया इसे एक संजीदा और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर पेश कर रहा है। प्रोग्राम के आगाज़ में और पहले हिस्से में हम इसी पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में और आखिर में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। टेम्परेचर बहुत लो है, वैसे तो हमारे मुल्क का बहुत सर्दी है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। लेकिन एक नाजुक सियासी मोड़ पर भी हमारा मुल्क खड़ा है, जहाँ अंदरूनी इख्तलाफात, मुतज़ाद बयानी और एतमाद के फुकदान ने मजमूई सियासी फ़ज़ा को गैर यकीनी भी बना दिया है। तहरीक इंसाफ का बहरान इस बड़ी तस्वीर का एक नुमाया अक्स है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है तो दूसरी जानिब सख्त बयानात और इनकार सामने आता है, और यही कन्फ्यूजन ना सिर्फ पार्टी के अंदर इंतशार को जन्म दे रही है, बल्कि कौमी सियासत में भी इब्हाम बढ़ा रही है। अगर सियासत ज़ातियाना और वक्ती फ़ायदे से बुलंद ना हुई तो नुकसान सिर्फ जमातों का नहीं होगा, रियासत और अवाम का होगा। यही वक्त है कि सियासत को बहरान नहीं, हल का जरिया बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। अपने पैनल की राय इस पर जान लेंगे। आज के डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तंजीला मजहर साहिबा एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद हमजा रिफत साहब IR एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों को सबसे पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और इसके साथ ही आगाज़ भी कर लेते हैं पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, साल 2025 ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फील्ड मार्शल के मिशन को लेकर, उनके विजन को लेकर, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमारी सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है और इसी अज़्म के साथ और इसी यकजहती के साथ हम 2026 में दाखिल हो गए हैं। सर, आप 2026 को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम बिल्कुल क्रेडिट देते हैं फील्ड मार्शल साहब को, लेकिन हमें क्रेडिट देना है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कंबाइंड। ये हमने जरूर देना है। हमने एक को ये नहीं कि आर्मी को दें, आप एयरफोर्स और नेवी को भी क्रेडिट दें। और ये तीनों जो हमारे आर्म्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत लंबा और गहरा इंटरनेशनल मैप पे डाल दिया है। एंड इनकी मैं समझता हूँ कि इनकी कमांड के अंदर एज चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्स जनरल आसिम ने, आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब। एंड एक जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान का, देखें उन्होंने करते रहना है, वो इस साल भी करेंगे, अगले साल भी करेंगे, वो करते रहेंगे। हम हैं ऑलवेज इन स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड वी आर रेडी कि जो मर्जी ये हॉस्टिलिटी हमें दिखाएं या जो मर्जी ये झारियत हमें दिखाएं, हम इसके लिए तैयार हैं। सो बेसिकली हमें ये नहीं, देखो ना, आज पहला दिन है 2026 का, एक डिजिट का ही फर्क है ना, एक सेकंड का ही फर्क है। एक सेकंड के बाद आप देख लो कि 12 बजे के बाद 26 आ गया, उससे पहले 25 था। तो नथिंग हैज चेंज्ड।
ये नहीं कि आज को दूध की नहरें बह जाएंगी, को पता नहीं कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमें उसी तरीके से कंटिन्यूटी चलना है। ठीक है, डिजिट चेंज हो गया है, बट इस डिजिट चेंज के अंदर हमारे गोल्स जो हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के गोल्स, वो एक ही हैं कि इम्प्रूवमेंट करें और अपनी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको इसको आप सुलझाने की कोशिश करें। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, अगर आप 2026 की बात करें। और अगर ये हम कर लेंगे, फायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, फायदा सिर्फ पाकिस्तान का है। और हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है। और जब ये मद्देनजर रखेंगे तो फिर हम सेल्फलेस होकर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। हमजा रिफा साहब, मैं हमजा साहब आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कल एक हैंडशेक हुआ, एक मुसाफा हुआ, जो कि हुआ नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और हमने देखा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के दरमियान। बड़ा टॉक ऑफ द टाउन रहा। 2025 का इख्तिताम था और 2026 में हम दाखिल हो रहे हैं। सर, वो मुल्क जिसमें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद से हमने देखा कि स्पोर्ट्समैन को भी इजाज़त नहीं थी कि हाथ में लाएं, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और कल का ये वाक़या कि जयशंकर खुद आए और उन्होंने हाथ में लाया। 2026 में आपको कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? ये सिर्फ एक हैंडशेक था या इससे आगे भी बात जाएगी? देखिए जुबैरिया, मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स तक तो ठीक है कि ऑप्टिक्स हैं, जाहिर बात है मौका भी इस किस्म का था। मरहूम खालदा ज़िया का जो फ्यूनरल था वो ढाका बांग्लादेश के अंदर, वो जो इट वाज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, और उसके बाद जयशंकर का आना और पाकिस्तानी जो हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक के साथ हाथ मिलाना, ये सिर्फ ऑप्टिक्स तक ही हमें इसको रखना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे हैंडशेक हो रहा है ढाका के अंदर, उसी सरजमीन बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए रॉ एजेंट्स को जो है बेसिकली खुली छूट दी हुई है कि ढाका की सड़कों के ऊपर जाए, शेख हसीना की हुकूमत को सपोर्ट करें और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को फैलाएं। और इसी तरह से राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो है बातचीत की जा रही है, ऑपरेशन 2.0, 2.3, 3.0, 4.0, 5.0 की बात की जा रही है। और उनके मिनिस्टर जो हैं मुसलमानों को कह रहे हैं कि यू आर ट्रेटर्स, यू हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। सिंपल सी बात है कि भारत के अंदर कोई एज सच एपेटाइट नहीं है अमन के लिए। और 2026 का मतलब है ये फिर से कोई बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश करेंगे, पर इस दफा पाकिस्तान तैयार है, मुकम्मल तौर पे तैयार है किसी भी नेफेरियस डिजाइन को अंडरकट करने के लिए। हमारे आर्म फोर्सेस जो है और हमारा जो पूरी आवाम है वो मतलब बेसिकली एक पेज के ऊपर है व्हेन इट कम्स टू इंडिया और उसकी नेफेरियस डिजाइन। अच्छा, तो हमने सब फिर आप किस तरह से 2026 में पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप और हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? भारत पाकिस्तान का इक्वेशन जो है वो मजीद खराब होता जाएगा जब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर है और बीजेपी की एक ऐसा ब्रांड है। और हमें याद रहना चाहिए कि बीजेपी का इस किस्म का ब्रांड पहले नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के जो थे लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के साथ अमन की दावत भी दी और वो कोशिश कर रहे थे पीस प्रोसेस के थ्रू। और आगरा समिट जो 2001 के अंदर हुआ था, उसके बाद उनके जो यही जो नरेंद्र मोदी के सोच रखने वाले जो आरएसएस काडर्स थे, उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान भारत का जो अमन का जो प्रोसेस है उसको अंडरकट किया जाए। अब वो जो आरएसएस की जो माइंडसेट है वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा है। उसके अंदर कोई प्रो पाकिस्तान जो चले छोड़ दें, न्यूट्रल होके भी आप पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेंगे, आपको एंटी नेशनल के तौर पे पेश कर दिया जाएगा। तो भारत के अंदर एक कल्चर ये है कि पाकिस्तान को हमने डीमोनाइज करना है। वी आर अ सो कॉल्ड हेजेमोनिक पावर, हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर मैं 2025 के अंदर अगर हम साल के जो है रिकैप करें, उसके अंदर साफ साबित हो गया था कि इस तरह की जो ह्यूब्रिस है उसको पाकिस्तान अंडरकट करेगा। और वही सोच जब नई दिल्ली के अंदर रिहाइश पजीर है, इस तरह की सोच जो है वो प्रिवेल करती है, तो कैसे अमन आएगा। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो तालिबान रजीम जो है, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर चुका, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के अंदर जा चुके हैं। टीटीपी हो गया, ब्रास हो गया, अल्फा एलिमेंट्स जो है वो अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये रीजनली भी एक खतरा है, क्योंकि पूरा प्रोविंस के अंदर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस जो है वो रिहाइश पजीर है, वो भी तालिबान के वॉच के अंदर है। तो ट्रस्ट डेफिसिट्स जो है काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ट्रांजिट ट्रेड जो है हमारी बंद है। ईरान के साथ जो सफारती ताल्लुकात है, देखें जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की अभी हाल ही में मुलाकात हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि ईरान को और ज्यादा मैक्सिमाइजेशन प्रेशर की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाने की कोशिश की जाएगी ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान फिर ईरान के साथ एक यकजहती का मुजाहरा जरूर करेगा। पर हमारे ये जो दो नेबर्स हैं जिसमें भारत और अफगानिस्तान, इसके साथ सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जिस किस्म के रेजीम्स वहां पे बैठी हुई हैं वो अमन में बिलीव ही नहीं करते।
ठीक है पीजे मीर साहब, जिस तरह से हमजा साहब भी बात करते सिफारती ताल्लुकात की हमारे भारत के साथ और फिर अफगानिस्तान के साथ भी, फील्ड मार्शल ने एक बार फिर से वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। 2025 में पाकिस्तान का जो इमेज उभरा है एक हार्ड स्टेट के तौर पर, अब पूरी दुनिया इसको जान चुकी है। सर, हमारे रिलेशनशिप को आप किस तरह से देख रहे हैं 2026 में हमारे हमसाया ममालिक के साथ, टू बी स्पेसिफिक भारत और अफगानिस्तान के साथ? देखिए, ये जो रिलेशंस है, ये हम बड़े लॉरल्स पे जा रहे हैं कि जी 2025 में हमने पहलगाम में ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, वो हो गया। हमने आगे भी देखना है। देखो, ये एक बैटल है, ये वॉर तो बड़ी देर की चल रही है, लेकिन ये जो बैटल है ये जीत गए हम। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आगे भी बैटल्स आएंगी एंड वी हैव टू बी, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमने अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस में करना है और रखना है, जो कि हमारी तीनों आर्म्स ने हमेशा रखा हुआ है। अब बात आती है कि जब डिप्लोमेसी की बात आती है, इंडियन कोई भी डिप्लोमेट आ जाए, वो कभी भी किसी फुल अथॉरिटी के साथ नहीं कर सकता बात, क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर का जो इशू है, और अब आप देखो कि पिछले सालों में ये पानी का भी इशू हो गया है। ये जो कश्मीर का इशू है, उसी इन्होंने कश्मीर को एक अटूटंग हिस्सा बना दिया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, विच मीन्स कि नो वन इज इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट द कश्मीर इशू, बिकॉज अगर कोई कश्मीर इशू पे बात करना है तो वो उनके लोकसभा या राज्यसभा में जाके ये बात होगी और वहां रेटिफिकेशन होगी कि यस नो। सो यहाँ जो बातें होगी ये सब कॉस्मेटिक्स हैं, बिल्कुल ये हाथ में ला लिया ये के लिए, दीज आर डिप्लोमेटिक कर्टसीज एंड ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही काम जाने। अच्छा, 2025 को ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा जा रहा है, तो अगर हमारा अपॉर्चुनिटी का साल था, 2026 में भी यकीनन ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास ही रहेगी। सर, इसको हमने अवेल कैसे करना है, ऐसा ना हो कि ये मौका हम खो दें? जवेरिया, 2025 की अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। अच्छा, 2025 तो एक डिजिट है। हमारे पास तो अपॉर्चुनिटीज थी फ्रॉम 47 टू राइट नाउ। हमने अपॉर्चुनिटीज गंवा दी हैं। हम तो सिर्फ एक डिजिट की बात कर रहे हैं जी 25 के अंदर। भाई, उससे पहले भी तो अपॉर्चुनिटीज थी ना। हमने कई अपॉर्चुनिटीज अवेल की हैं। वी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर 98। द क्वेश्चन इज कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हमारे पास कंसिस्टेंसी कोई नहीं है। हमारी कंसिस्टेंसी की इनकंसिस्टेंसी की वजह से हम हर जगह एक इवेंचुअली एक मार खा जाते हैं। और ये इनकंसिस्टेंसीज उस वक्त रिजॉल्व होंगी जब आपकी इंटरनल पॉलिसी और इंटरनल रिलेशंस जो हैं बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज ये ठीक होंगे। अगर ये ठीक नहीं होंगे, कॉस्मेटिकली आप जो मर्जी दुनिया को जाके बात करो, मैं फॉरेन मिनिस्टर जाके बात करूंगा ABC मुल्कों के साथ, लेकिन उसको पता है कि मेरे मुल्क में इतने डिफरेंसेस आपस में है, तो मुझसे वो क्या बात करेगा? मुझे बता दे, लॉन्ग टर्म क्या बात करेगा? विल दे बी रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? नॉट, कोर्स नॉट। द क्वेश्चन इज, हमने अपने घर को पहले ठीक करना है, और वो कर सकते हैं हम। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कई दफा कहा है, यहाँ डेडलॉक नहीं है, यहाँ हेडलॉक है। इस हेडलॉक को अनलॉक करना है। इसको आप अनलॉक कर लो, we've got all the problems which can be sorted out। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो कहते हैं ना, जब आप पार में आ जाते हैं तो थोड़े से अंधे हो जाते हैं। ये अंधा नहीं होना। पावर कभी कंप्लीट नहीं है। पावर कभी वो कहते हैं ना परमानेंट नहीं है। आपके पास फेजेस आते हैं। सो वी हैव टू लुक इन द लार्जर इंटरेस्ट। देखो ना, ये ऑपोजिशन आज, आप चलो पीटीआई ले लो, आज की ऑपोजिशन है। पहले ऑपोजिशन क्या थी? कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून। बिल्कुल ऐसी। अब ये जो तीनों हैं, इनका नेक्सस, इनका मकसद क्या है? पाकिस्तान की बेहतरी। भाई, ये तीनों मिलके अगर पाकिस्तान की बेहतरी नहीं कर सकेंगे, तो यू रियली थिंक ये दो बैठे आज ये कर सकेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हमने डिविजन्स क्रिएट कर दिए पाकिस्तान के अंदर, एंड वी नीड टू रिपेयर दोस डिविजन्स। ठीक है, अगर हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है पीछे में। हमजा साहब, पाकिस्तान की सिफारतकारी की हम बात करना चाहेंगे। भारत ने बहुत कोशिश की झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और आलमी जरीदे पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की सिफारतकारी के मोतरफ नजर आ रहे हैं। और
अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए साल 2025 सदी का बदतरीन साल जो है वो ठहराया गया है। आलमी जरीदों के मुताबिक पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान का जो इमेज उभरा है, अब पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो पहले जैसा नहीं रहा। आप पाकिस्तान की सिफारतकारी को किस तरह से देखते हैं और आने वाले वक्त में और 2026 में हमें मजीद क्या कुछ करना है अपनी सिफारतकारी को बेहतर बनाने के लिए और अपने मुल्क का इमेज जो हमने बेहतर बनाया है उसको सस्टेन करने के लिए? देखिए, डिप्लोमेसी के अंदर देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर नो परमानेंट एनिमीज। ये चीज हमारे जो पाकिस्तानी, आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक हिस्सा बनना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और इस मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का और जो हमारी सियासी जमातों का एक अच्छा इक्वेशन चल रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है पहले पाकिस्तान को लंबास्ट कर चुका है। ट्रस्ट डेफिसिट्स है, उसामा बिन लादेन वाला सारा किस्सा हुआ, अफगानिस्तान के ऊपर वी वुडंट सी आई टू आई। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, पर इसके लिए जरूरी ये है इसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना। और हमें याद रहना चाहिए, जब कोई गवर्नमेंट दूसरे कैपिटल के अंदर जो है वो रिप्लेस हो जाती है तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फिर चेंज हो जाती है। हमें ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब तक है तो पाकिस्तान का एक सही, अगर हम बायलैटरली देखें तो पाकिस्तान का एक सही सिफ्ट के अंदर हमारी जो सियासी आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रही हैं। पर क्या हम प्रिपेयर्ड कि अगर एक वक्त आए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिप्लेस हो जाती है और डेमोक्रेट्स आ जाती है, कोई और रिपब्लिकन आ जाता है, उनके साथ हमारे जो किस किस्म के ताल्लुकात होंगे उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। और सॉरी टू इंटरप्ट, ट्रंप की इक्तदार में रहते हुए भी जब तक हम उनके लिए रेलेवेंट रहेंगे तब तक हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा, तो वो रेलेवेंसी के लिए हमें क्या करना है? देखिए, उसके लिए बहुत हद तक जरूरी है। अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई है, टैपिंग इनटू रिसोर्सेज, एक अच्छी पेशरफ्त है अमेरिका की तरफ से। ये भी एक मिस परसेप्शन है, डेमोक्रेट्स टेंड टू बी मोर एंटागोनिस्टिक अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स सच एज सीपेक, और चाइना को अंडरकट करने की काफी हद तक कोशिश कर रही है। इसी वजह से भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरह नरेंद्र मोदी चाह रहे थे। पर डेमोक्रेट्स के अंदर ये चीज हमेशा से रही है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स आए, सरमायाकारी हो, हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जाएं बाहर स्कॉलरशिप्स पे, और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है सही सिफ्ट के अंदर इस मामले में जा सकते हैं। पर अगर हम रीजनली बात करें, देखें सेंट्रल एशिया है, आपके पास ईरान है, आपके कॉकसस हैं, आपके चाइना के अलावा साउथ ईस्ट एशिया की हवाले से आसियान मेंबर कंट्रीज है। ग्रोथ पिवट जो है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो अब जा चुकी है ईस्ट के अंदर काफी हद तक। तो इस वजह से चाइना ठीक है, वो एक इक्वेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा, पर आसियान के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कॉकसस के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मिडिल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो सप्लाई साइड शॉक्स मिल रहे हैं सारी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को, उसके अंदर कैपिटलाइज करने की जरूरत है। उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार हो सकता है, बिकॉज वी कैन ओपन अप सेंट्रल एशिया टू द अरेबियन सी। इन सारी चीजों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच अगर हम रखेंगे तो ट्रांजैक्शनल ही हमारे रिजल्ट्स होंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच का मतलब है मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, जो इस वक्त हुकूमत इसके ऊपर काम जरूर कर रही है, पर इसको और ज्यादा मजीद आगे लेके जाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आपका पॉइंट आया। ब्रेक भी हमें जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम पुलवामा ड्रामा की बात करेंगे, क्योंकि भारतीय सियासतदान जो हैं वो कुछ होशरुबा इंकशाफात कर रहे हैं इस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2025 भारत के लिए जग हसाई और रुसवाई का साल रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि 2025 भारत के लिए मुसलसल नाकामियों का साल रहा। पीजे मीर साहब, भारतीय सियासतदान कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा ड्रामा था ये बीजेपी का अपना रचाया हुआ था, और उन्होंने कहा कि अभी तक सबूत भी नहीं दे सके, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये पहले सियासतदान नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि भारत के अंदर से ही ये आवाज़ें उठ रही थी। पूरी दुनिया ने भी भारत का मकरू चेहरा देख लिया और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब भी हुआ है। क्या बचा है भारत के पास मीर साहब? वो पाकिस्तान को हमेशा एक टेंडर बुक्स पे रखना चाहते हैं, हमेशा पाकिस्तान को आप कहे को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हालांकि ये अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, इसका जो स्पिल ऑफ इफेक्ट है वो हिंदुस्तान पे पड़ेगा। अब बात आती है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज्यादा इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं कि ये उनको क्वेल करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये टारगेट कर देते हैं। आपने वो कुलभूषण का देख लिया, बाकी हमने कई इनके सबवर्सिव जो लोग हैं उनको पकड़ा है, लेकिन ये अपनी जो एक्टिविटीज है सबवर्सिव और इंसर्जेंसी, इन्होंने बहुत ज्यादा रखी हुई है। मुझे अब बिल्कुल याद है कि जब कराची में डिस्टर्बेंसेस होती थी तो पीपल्स पार्टी को कभी ब्लेम करते थे, कभी एमकेएम को करते थे, लेकिन इसके अंदर प्लेयर कोई और होता था। ये प्लेयर था रॉ, वो आके यहाँ प्ले कर देता था, और हम अपनी लड़ाइयों के अंदर हम एक दूसरे पे उलझ जाते थे और वो अपना काम करके चला जाता था। अफगानिस्तान भी इसी तरह से टारगेट बना हुआ है भारत का।
प्रॉक्सी बना। यस ऑफ कोर्स उसको बिल्कुल इस तरह करता है वो। देखें, सोवियट्स की और इंडियंस की एक बहुत पुरानी दोस्ती थी, और ये जो दोस्ती है ये तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना उन्होंने हमारे खिलाफ जहर उगल गया था। ये तो मुझे याद है कि जब हम मॉस्को गए थे तो हमारा पहला मीडिया का पाकिस्तान का डेलीगेशन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, बिलीव मी उनके जो जर्नलिस्ट थे वो तो समझते थे कि पता नहीं पाकिस्तान क्या मुल्क है और हमारे और इनके खिलाफ है। हमने उनको बताया भाई हम एक सोवियत रजीम के एक आप कह लो के ओपोनेंट्स थे, बट नॉट रशिया। एंड ऐसा ऐसा दरवाजे खुले। अब हमारी रिलेशंस रशिया के साथ बेहतर है इन कंपैरिजन टू द पास्ट। बट इंडिया जो है हमेशा, आप अभी भी चले जाओ व्हाइट हाउस के बाहर, वो एक बड़ी खुली सी जगह है, इन्होंने बंदा बैठाया हुआ है, फ्री बलोचिस्तान। फिर जनीवा में आप चले जाएं यूनाइटेड नेशंस के बाहर जहाँ टूटी हुई कुर्सी है, वहां भी इन्होंने बंदे बैठाए हुए हैं रॉ के, और वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये इंटरनेशनली वो करते रह रहे हैं, और वो इस तरह हमें डिपिक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं हम अपने लोगों के साथ क्या करते हैं। हालांकि सबसे बड़े जो आप कह लो इफेक्टी हैं दुनिया के अंदर, वो है पाकिस्तान टेरर का। हम लड़ते रह रहे हैं, और मुझे अफसोस पता है क्या, ये अफसोस अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका अभी तो बोला है थोड़ा पीछे पहलगाम पे बोला, बड़ा अच्छा हुआ बोला है, लेकिन इसको एक कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। ये अपनी इंडो अमेरिकन जो ये रिलेशंस है उसकी डिप्लोमेसी के अंदर कई दफा ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान आपका बैड वेदर फ्रेंड है इस खत्ते के अंदर। इंडिया इज नॉट। इंडिया की अपनी गेम है, लेकिन जो कॉरिडोर हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कि भागन एक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे हम बैठे हुए आगे। सो बेसिकली वी आर द पीपल हु ऑलवेज हैव सपोर्टेड यू। लेकिन अमेरिकन ये जो इनकी जो पॉलिसी है, हम कहते हैं जी बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने शहबाज शरीफ को ये कर दिया वो कर दिया, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जब तक ये कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं कर सकते, आई कैन नॉट कॉल अमेरिका माय फ्रेंड। ये पुलिसमैन है ना दुनिया के, बड़ी बातें करते हैं, हमने यहाँ जंग रुकवा दी, ये रुकवा दिया। और भाई यहाँ तो जंग लगी हुई है, देखिए ना, आप रेगुलर सवाल कर रही हैं, यहाँ तो जंग लगी हुई है, कभी टेररिज्म की है, कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। मुझे बता दो कि किसी ने आज तक कंप्लेन या क्रिटिसाइज किया है हिंदुस्तान को कि सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1971 में इन्होंने इस पाकिस्तान में की है? तो बात की है किसी ने? बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। मीर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तंजीला मजहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तंजीला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंजीला साहिबा, सबसे पहले तो साल 2026 को आप किस तरह से प्रेडिक्ट करती हैं, और उसके बाद यही सवाल आपके सामने कि भारत ने बड़ी कोशिश की, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक हमने देखा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान का इमेज दुनिया के सामने उभरा और पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से भारत को आइसोलेट और कॉर्नर करना चाहिए, भारत उस तरह से कॉर्नर नहीं हो रहा। पहले साल 2026 और फिर इस सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया, और माजरत इंटरनेट का कोई इशू था, कोई मसला नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि 2026 एक चैलेंजेस का साल है। कुछ हमने अपनी 2025 में दुनिया की जो कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल, अगर उसकी बात कर लें तो नो वार्स की कोशिश कर रहे थे सदर ट्रंप, और गाजा में बिलखुसूस जंग बंदी की कोशिश हो रही थी। तो वो एक बड़ा चैलेंज है कि आप वो जो वादे हैं उनको पूरा करें। और पाकिस्तान की सतह पे जाहिर है आपके पास इकॉनमी को आपने दुरुस्त करना है, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 2026 जो है वो अपने अंदर बहुत सारी मुश्किलात लेके उसका सूरज तुलू हुआ है। लेट्स सी कि हमारे जो ये मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं और जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़े अरसे से नहीं आ पा रही पाकिस्तान में, ये आ जाए और सैनिटी वाकई में प्रिवेल करे। हैविंग सेड दिस, देखें जहां तक 2025 में भारत और पाकिस्तान का तकाबुल अगर हम करें तो देखें भारत हमसे साइज में बहुत बड़ा है, और भारत की जो एक अपना एक इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में और अहम तरीन जगहों पे, अहम तरीन इदारों में, हुकूमतों पर, वो बहुत ज्यादा था। तो भारत ने बड़ा भरपूर फायदा उठाया, पाकिस्तान को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया, पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग की। बदकिस्मती की बात है कि दुनिया ने उसी लेंस से पाकिस्तान को देखा और बहुत अरसे तक वो देखते रहे। पाकिस्तान को सिर्फ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली जब मई में भारत से वो गलती हुई जो उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। अब उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद अब देखें कि भारत जो है वो मुसलसल एक्सपोज हो रहा है
क्योंकि वो एक ऐसी कहते ना कि आप आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भारत कर रहा था। आपके इतने जहाज गिर गए, आपने आके यहाँ पे सिविलियंस को पहले टारगेट किया, फिर आपने इतने सारे अपने जो है वो ड्रोन्स यहाँ पर भेजे, और फिर आप झूठ पे झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि भारत की एक उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो अपने यहाँ के जितने भी मसाइल हैं, क्योंकि उनके यहाँ बड़े मसाइल हैं, आपको पता है अलहदगी पसंदी की बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं वहाँ पे। गुर्बत आई थिंक साझा मसला है सारी दुनिया में, जो भी तरक्की में रुकावट है। जी जी। हाँ, वहाँ पे गुर्बत का एक बहुत बड़ा मसला है। फिर जो सबसे बड़ा मसला वहाँ पे वो मजहबी इंतहा पसंदी का मामला है। आपको पता है कि मोदी साहब जो हैं, और ये जो आरएसएस का एक हिंदुत्व का एक निजाम वो चलाने की कोशिश करते हैं, उस सोच के तहत वहां पे उन्होंने अकलियतों का जीना हराम किया हुआ है। तो ये जितने भी सारे मसाइल हैं, इनसे नजर हटाने के लिए उनके पास हमेशा से एक ही पत्ता है, और वो ये पत्ता जी कि हमने पाकिस्तान पे कब्जा करना है, हमने पाकिस्तान को अनडू करना है, और पाकिस्तान को कभी वो सिंध को अपना हिस्सा कहते हैं, कभी कश्मीर पे उन्होंने गासबाना कब्जा किया हुआ है। आप देखें, वहीं से उनकी नीयत का अंदाजा हो जाता है। और कश्मीर में भी मुसलसल उनको क्योंकि शिकस्त का सामना है, उन्होंने हर तरह का जोर लगा दिया, पूरा रियासती जबर करके देख लिया, लेकिन कश्मीर की आवाम ने जद्दोजहद आजादी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने इस कमिटमेंट को और कॉज को नहीं कभी भी गिव अप किया। तो उस नाकामी से भी आपने अपने आप को जब बचाना है, तो आप जो है ना वो एक आपको एक होता है ना एस्केप गोट आपको चाहिए, तो वहां आप पाकिस्तान को हमेशा फिक्स करते रहे और प्ले करते रहे। अब मसला ये है कि उनकी जो प्ले बुक हमेशा से कामयाब रही ना, वो प्ले बुक अब उनपे उल्टी पड़ गई है, और वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में एक्सपोज नहीं हो रहे, आप देखें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां जाके रॉ के लोग टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं, लेकिन सवाल ये कि फिर जिस तरह से भारत को आइसोलेट करना चाहिए दुनिया को, जब दुनिया देख चुकी है इसका चेहरा, उस तरह से आइसोलेट क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा ख्याल है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी एंड डबल स्टैंडर्ड्स। ये अखलाकियात का और दौरे मेयार का सवाल है, और इस पे आप देखें ना कि वही दुनिया जो है वो यूक्रेन की जंग पे कुछ और तरह से हमें हरकत करती हुई है, फलस्तीन में कुछ और तरह से, और कश्मीर पे बिल्कुल ही कुछ और तरह से। तो दुनिया जो है वो शायद इतनी अखलाकी तौर पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और दोहरा मयार, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, आपका बिजनेस है। भारत एक, मैंने कहा भारत बहुत बड़ा मुल्क है, तो भारत एक बहुत बड़ी दिफाई मार्केट है, और भारत बहुत बड़ा बायर है सारी दुनिया से असलहे का। ठीक है हमजा रिफा, बट हाउ लॉन्ग? अगर भारत का ये मकरू चेहरा है और पूरी दुनिया ये देख भी चुकी है, तो कब तक ये चेहरा और ये जो निकाब है भारत का ये चल सकेगा? मुखौटा कभी तो उतरेगा, कभी तो दुनिया समझेगी और दुनिया एक्चुअल में इसको इस तरह से कॉर्नर करेगी जिसका ये मुस्तहिक है। देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट्स वॉच है, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि भारत का किस किस्म का चेहरा है। बात करते हैं जमहूरियत की, होता है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है वहाँ पे, लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, छोड़ दें दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, अपने ही हिंदुओं को, दलित्स के साथ वो जो जिस किस्म का जुल्म कर रहे हैं, वो सारे दुनिया को पता है। पर इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो ये है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स, इनकम इनइक्वालिटी है, गुर्बत है, बहुत सारे मसले मसाइल है, इंक्लूजन का मसला है, दे डू हैव ए वेरी रैम्पेंट जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से जो टाटा बिरला जैसी कंपनीज हैं, गुजराती बिजनेसमैन हैं, बैंगलोर में हैं, दिल्ली में हैं, उनकी एक ट्रैक्शन बनती है फ्रांस में, लंदन में, यूएस में, कनाडा के अंदर। और वहां पे इस वजह से जब कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाते हैं, फिर आपके पास ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हैं जो खुद बिजनेसमैन रह चुके हैं, वो जब आ जाते हैं एट द फोर, तो उसके बाद फिर वो कमर्शियल डीलिंग्स के तौर पे वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और बदकिस्मती से जो इग्रीजियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान में कराची में टारगेट किलिंग्स हो, एमक्यूएम जैसी जमातों को इस्तेमाल करके जिस किस्म के फसाद उन्होंने कराची के अंदर जो है हमारा किया था। अच्छा हम साहब, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो भारत का अमेरिका के साथ ताल्लुक कुछ खराब हुआ है, तो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो इफेक्ट भी हुए हैं और मैशत भी थोड़ी सी मुतासिर हुई है भारत की। वो है, बट देखें ये डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ भारत को सिंगल आउट करना नहीं है। साउथ कोरिया जो उनका बहुत अच्छा एलाय है, उन्होंने भी वो वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, बिजनेसेस को कर्ब करने की कोशिश किए हुए है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडाई हमेशा से रहा है, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। बट एट द सेम टाइम इंडिया का चेहरा उस वक्त इस वजह से 2025 में, मई 2025 में उनको जो है उस तरह की हिमायत नहीं मिली, क्योंकि आपने एक दूसरे सॉवरेन मुल्क के ऊपर हमला किया, आपने भावलपुर और मुरीदके के ऊपर हमला किया, आपने मस्जिद को शहीद किया, वो बच्चा साइकिल चला रहा था उसको आपने
शहीद कर दिया। कौन सा ऐसा मुल्क है, शायद नॉर्थ कोरिया भी इस चीज को इंडोर्स नहीं करेगा। तो ये इस तरह की ब्लंडर्स जब मोदी करता रहेगा तो भारत जो है वो हमेशा तनकीद का निशाना बना जाएगा। पाकिस्तान की जहां तक बात है, रिस्ट्रेंट की हमने बात की, हमने रिस्पॉन्ड तब किया जब एस्केलेशन लैडर इंक्रीज हुआ था। हमने एस्केलेशन की तरफ हम नहीं गए। और इस सारों चीजों के बावजूद जब आप ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटिया किस्म के ऑपरेशन को आप सराहते हैं लोकसभा के अंदर, और बीजेपी के जो मिनिस्टर्स वो खड़े होकर कहते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी थी, हमने कराची फतह कर लिया, मुझे नहीं पता था कि लाहौर एक पोर्ट है पर उन्होंने पोर्ट इस चीज को बना दिया था, तो इस चीज को करेंगे तो फिर आप मतलब आपकी कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी नहीं। फ्रांस जैसा मुल्क जो उनका एक एलाय रह चुका है, उन्होंने जब एतराफ किया था कि राफेल्स आपके गिरे हैं, उसके बाद उन्होंने फ्रेंच पब्लिकेशंस को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तुर्की जैसा मुल्क जो जिसके ताल्लुकात है भारत के साथ अच्छे थे, वो कहते हैं हम वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने जो है कान फाइटर जेट्स है और जो टर्किश ड्रोन्स है वो आपने पाकिस्तान में इस्तेमाल किए हैं। ये देखें, ये छोटी सोच की जब तक मोदी जैसा बंदा भारत में रहेगा तो इंडिया बेनकाब होगा जरूर, पर कमर्शियल इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल से इंडिया बेनकाब भी होगा। टोटली आइसोलेशन होगी या नहीं होगी या कब होगी हमें नहीं पता, लेकिन क्रेडिबिलिटी इंडिया की जरूर मुतासर हुई है। आईआर एक्सपर्ट सैयद हमजा रिफत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। दोनों बाकी मेहमान हमारे साथ ही होंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे सियासी माहौल की। एक सियासी फिजा जो है उसमें हम देख रहे हैं कि सियासी धुंध है, अब ये छटेगी या मजीद बढ़ेगी? पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गैलप सर्वे आया है जिसके मुताबिक मुल्क में 51% लोग ये कह रहे हैं कि वो पुरुमीद हैं कि साल 2026 बहुत अच्छा रहेगा। पीजेमी साहब, 51% अवाम ये समझती है कि उनका इस साल अच्छा रहेगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपने एक बात कही थी कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं साल 2026 क्या सियासी इस्तेहकाम लेकर आएगा? और वो पार्टीज़ जिनके बीच इस वक्त क्लैश चल रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ मज़ाहमत की बात होती है, सर क्या ये इस्तेहकाम हल होगा, ये क्योस हल होगा? देखिए जवेरिया, पाकिस्तान हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। हम सब उम्मीद से हैं कि बेहतरी आएगी। हम उम्मीद पे बैठे हुए हैं, उम्मीद पे जिंदा है यहाँ। और जब हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, ये अच्छा है 51% या 80%, देखिए ये कहने की बातें हैं। कल 2025 था, आज 2026 है। मुझे बता दें आज कोई नौकरियां आ गई हैं, आज की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, आज कोई पेट्रोल की कीमत आ गई है, क्या हो गया? आप ये मुझे बता दें। यूएई की एक कंपनी ने तनख्वाहों में इजाफा किया है, बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी। आज सुबह जब मैं उठी हूँ सोशल मीडिया खोला है तो मैंने कहा वाओ। यस, और ये बातें चलती रहेंगी। देखो जब तक आप ग्रास रूट पे एक आम आदमी, गरीब आदमी का नहीं उसको रिलीफ दोगे तो आप आगे नहीं चल सकते। हम बड़ी बातें करते हैं, हाँ जी ये है वो है फलाना है। यार आप सब्जियों की कीमत देखो, कोई कंट्रोल कर रहा है? गरीब आदमी तो वो चिकन या गोश्त तो खा ही नहीं सकता जो कि आपको बेसिकली चाहिए फॉर योर ह्यूमन डेवलपमेंट। वो कर नहीं सकता। लुक एट द प्राइसेस। प्राइस कंट्रोल है कोई? मुझे बता दो। In all the provinces, इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम का कितना बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा है जवेरिया, बहुत बड़ा है। जब तक आपके इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, एक्सटर्नल डिफरेंसेस आपसे बात कौन करेगा? मुझे बताओ ना। मैं बाहर जाता हूँ, पहले भी मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी पाकिस्तान जबरदस्त मुल्क है, मैं बिल्कुल अपने आप को एडवोकेट एम्बेसडर बना के जाता हूँ। अगला आपका क्या ख्याल है? वो चूचा है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक एक चीज उसको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उसके उस मुल्क के आदमी या बंदे या कॉर्पोरेशंस पाकिस्तान में आके बिजनेस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमें जब तक आपस में एक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये मैं कहता हूं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो बात करते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, यार ये दोस्त रहे हैं, मुझे पता है दोस्त रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे। ये दुश्मनी क्या है? इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं। मैं समझता हूँ इमरान को मैंने कई दफा कहा है, यार तू शोर करता रहता है करप्शन। ओ यार लेट द कोर्ट्स हैंडल इट। तुझे क्या जरूरत होता है? अपनी गवर्नेंस करो यार तुम लोग। ये वो फिक्सेटेड हो गया, हाँ जी करप्शन हर जगह है, आप खत्म नहीं कर सकते, बट आप उसको मिनिमाइज करते हैं। आप अपने जो आपके जो सिस्टम्स हैं उनको तकड़ा करके आप बेहतरी के लिए लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी चीज है जवेरिया वो पर्सनलाइज हो गई है। अगर आपने
टारगेट करना है, नवाज शरीफ को कर दिया ना आपने टारगेट, जरदारी को किया टारगेट, ठीक है जी, शहबाज को भी आपने कर दिया, आपने मरियम को भी कर दिया, आज इमरान को आप टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेटिंग हमारा एक नेशनल प्रोफेशन बन गया है, सही, इसको हमने खत्म और पर्सनल टारगेट किया जाता है। ठीक है, तंजीला साहिबा का भी पॉइंट ले लेते हैं। तंजीला साहिबा, एक तो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, एक हम देख रहे हैं कि एक जमात है जो मुज़ाकरात चाहती भी है, फिर मफाहमत की भी बात करती है। मसला तो तब हो जब पूरी जमात एक पेज पर हो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। अगर हम बैरिस्टर गौहर की बात करें, वो कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, सलमान अकरम राजा कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, अलीमा खान जिनका कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस इन सेंस कि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात एक अलग होती है और उनकी बात वजन भी रखती है। पार्टी जब एक पेज पर नहीं है तो किस तरह से इस्तेहकाम आ सकता है पार्टी के अंदर भी, और फिर हुकूमत के साथ किस तरह से बैठ के बात कर सकते हैं? अच्छा, बिफोर रिस्पॉन्डिंग ये वाला सवाल, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी है ना, जिसको आप गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं, उस तर्ज हुक्मरानी की सोच और उसका महवर आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना नहीं है। सही। जब तक आप एक आम आदमी की जो लिविंग है उसको आसान नहीं करेंगे, उसको बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक आम आदमी के पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसको साफ पानी मुयसर होना चाहिए, उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, उसके पास वो तमाम सहूलतें होनी चाहिए जो एक रियासत का फर्ज है, तो तब तक आप जो है वो ये सारी बकवास बातें हैं, ये जो हम कहते हैं ना कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है ना वो आपके नजरिए की बुनियाद पे होते हैं कि आपने इस निजाम को कैसे चलाना है। लेकिन जो मंशा और मकसद होना चाहिए ना निजाम को चलाने का, वो यही होना चाहिए कि आपने आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है। मुझे बदकिस्मती से वो मंशा नजर नहीं आती कहीं पे भी, किसी भी जमात में, चाहे वो किसी भी तरफ के सियासी सोच रखने वाले लोग हों। जहां तक रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात, तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जमात तो है नहीं, वो इमरान खान है, वो एक शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत जो एहतजाजी सियासत में कहीं स्टक हो गए हैं और उनको पहले मसीहा पेंट किया गया, फिर पता चला कि मसीहा में तो बड़ी गड़बड़ है और अब वो उस गड़बड़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि मैं मेरिट के ऊपर आया था और मैं बाकी करप्शन खत्म कर सकता था। तो ये एक पर्सनल ईगोज की लड़ाई है। और पीटीआई जो है उसके पास ज़ाहिर है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, उनका इलेक्टोरल एक उनकी फुटप्रिंट है, उनकी एक स्ट्रेंथ है अवाम में, उनको पजीराई है, कबूलियत है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन बात ये है कि पीटीआई कौन से रिफॉर्म्स की बात करती है, कौन से इस्लाहात की बात करती है? देखें, जद्दोजहद जब आप करते हैं ना तो आप निजाम को बेहतर करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। अगर आपकी सारी जद्दोजहद का और तहरीक का मकसद एक आदमी को जेल से रिहा कराना है, वो बिल्कुल आप रखें मकसद में कहीं, लेकिन सिर्फ वाहिद मकसद अगर आप वो बना के बार बार सड़कों पे आते रहेंगे, खुद भी थके हुए हैं, अपने वोटर्स को भी थका दिया है। तंजीला साहिबा, सॉरी टू से, इंटेंशंस उस हवाले से भी प्योर नजर नहीं आती। देखें, इसलिए कि पार्टी जो है वो जो पार्टी के अपने कोर डाई हार्ड किस्म के लोग थे वो तो रहे नहीं। अब जो लोग आए हैं जो इतनी बड़ी एक मकबूल जमात के सेक्रेटरी जनरल फॉर एग्जांपल बन गए, जो चेयरमैन बन गए, इन लोगों ने कब सोचा था, या पार्लियामेंट में चले गए, स्टैंडिंग कमेटियों के हेड्स बन गए, इन्होंने कब सोचा था कि इनके पास ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो आएंगी? तो जाहिर बात है ये प्रिविलेजेस भी वो नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सिर्फ इनकी बात नहीं है, बात ये है कि इमरान खान साहब ने जिनके साथ लड़ाई डाली हुई है, क्या वो वाकई चाहते हैं कि सुलह हो? सुलह तभी होगी जवेरिया जब आप जो है वो बदतमीजी को रोकते हैं, यानी कि आप सीज फायर करते हैं, जबानी कलामी जुमले हमले सब बंद करते हैं। तो जब तक आप वो जुमले और हमले बंद नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप एक इदारे को बार बार एम्बेरस करें, आप एक इदारे पे बार बार जो है वो अपनी जरगाल करें, बार बार आप उसके ऊपर जो है वो आके हमलावर हो जाए, और उसके बाद जो है उस जरगार के बाद आप सोचें कि अब ये इदारा जब मुझसे बात करेगा और हमारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। नहीं, थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई भी अभी तक इस बात पे मना पाया है कि ये इल्जाम तराशी से, झूठे इल्जामात लगाने से, ठीक है, हुकूमत की तरफ से भी तो यही कहा गया है ना, ये शराइत रखी गई हैं कि शराइत आप पूरी कर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमीर साहब, एहतजाजी सियासत कितना नुकसान दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मसला क्या है? आप क्या समझते हैं, क़यादत का फुकदान है या फिर कुछ और मसला है इनका? देखिए जी, इसके इमरान का एक बड़ा वो एक फेमस एक वो इस्तेमाल करता था, क्विट इन अ ट्रांस।
ये सारे ट्रांस में इस वक्त जो पीटीआई के हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। देखो, इनके पास एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की। दे शुड कंसंट्रेट ऑन मेकिंग दैट प्रोविंस अ गुड प्रोविंस। ये वहाँ जो आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट में जाएं, आए, जो मर्जी आपने करना करें, लेकिन मैं प्रोविंस को निगलेक्ट ना करें। आप अगर आपने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, आई मीन फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सुहेल अफरीदी इज द चीफ मिनिस्टर, भाई यू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंस। अब आप रोडों पे निकल आओगे, व्हाट हैज हैपेंड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर? ये जो चीजें हैं, दे नॉट वेरी हेल्दी एट ऑल एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जो इनकी जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी हैज टू बी क्लियर। लेकिन ये उस वक्त क्लियर होगी क्योंकि इमरान खान की 10 किस्म की स्टेटमेंट्स बाहर आ जाती हैं ऑन एयर से। इमरान एक ट्वीट कर नहीं सकता, इसका अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, वो बात कैसे कर रहा है बाहर, उसकी बात बाहर कैसे आ रही है, क्या ये वही है या कोई बना के कोई बात कर रहा है। तो जब तक मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, तो इमरान खान को आपने टारगेट किया हुआ है। ये जो एक बहुत बड़ा मौमा बना हुआ है आज के ज़माने में, जब हम एआई के दौर में रह रहे हैं, आपको लगता है कि ये मौमा नहीं रहना चाहिए, इसको हल होना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो फिर ट्वीट्स कौन कर रहा है? अगर ट्वीट्स हो रही हैं तो आप लाताल्लुकी का इजहार कर दें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज इसमें क्लैरिफिकेशन आती है। 9 मई का उसने किया है, लेकिन उसको ओवरराइड कर दिया कि नहीं जी उसने ये किया, फलाना किया, उसने किया है। उसने कई दफा इसको कंडेम किया है दैट ही हैज नथिंग टू डू विद इट। बट एट द एंड ऑफ द डे लोग कर जाते हैं। मैंने बड़े बड़े लीडर्स के नीचे काम ऐसे देखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बेनजीर एक दिन कहती हैं, पीजे नवाज शरीफ इज योर फ्रेंड, प्लीज टेल हिम that I had nothing to do with his father's arrest. तो मैंने कहा बीबी वो तो आपको ब्लेम करते हैं। No, please tell him I had nothing to do with it. बिल्कुल सही कहती हैं। ऊपर से कुछ भी चीज होती है, नीचे से जो चमचे होते हैं ना, ये सिचुएशन को खराब कर देते हैं। और ये जो जब आप खराब करते हो, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, मिसपरसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं, और विद द रिजल्ट कि आपका एक पॉलिटिकल क्राइसिस एक एमिनेट कर जाता है। और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, आज आप देख लो कि कहां बैठे, मुझे बता दो कहां बैठे हैं। Why doesn't the government make a concerted effort? ओ भाई बात करो यार, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये बंदा जेल के अंदर रह के इसने पूरे मुल्क को हिलाया हुआ है, ये बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये मुझे बताओ यार। सिर्फ इनकी हुकूमत तो कहती है कि हम बात करना चाहते हैं, जो जेल के अंदर है वो कह रहे हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इनके पास कहां से आया मैसेज? उसने डायरेक्ट बात की है। प्लीज मुझे बताएं ना। आपने बड़ा अच्छा एक इंटरजेक्ट किया, मुझे बता दो कि जी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, टेल हमें पब्लिकली यार, आप एक ऑफिशियली इससे कम्युनिकेट करें कि जी आप बात करना चाहते हैं। 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा उसकी जबान से कि मैं बात करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल एज दैट। द क्वेश्चन इज, हम हेयर से पे कर रहे हैं ना हर चीज, हम थ्रू थर्ड पार्टी बात कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन थर्ड पार्टी। मैं वो बात नहीं करूंगा जिसके मुतालिक मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इस तरह हवाई फायर चलाते रहते हैं सारे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तंजीला साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सिचुएशन है उसको वर्स्ट कौन कर रहा है आपके ख्याल में? देखिए, वर्स्ट तो जाहिर बात है इमरान खान साहब कर रहे हैं। जब आप किसी एक इंतहाई मौकफ पे जाके फंस जाते हैं ना, जब आप इंतहाई पोजीशंस ले लेते हैं, तो फिर जो है वो आपको वहां से वापसी फिर 2 तरीकों से हो सकती है। या तो आप दीवार में सर मार के अपना सर फाड़ लें, या फिर उस दीवार को इतना धक्का दें कि वो टूट जाए। तो दीवार को धक्का देने की सूरत हाल तो पीटीआई में नजर नहीं आती। आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे एहतजाज की कॉल्स दी, फाइनल कॉल्स, रेड लाइन, और हर 2026 में भी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया उन्होंने। हाँ, लेकिन यह है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट देखे ना, या तो वहां पे कोई परसिस्टेंस नजर आया। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने भूख कैंप, वो हड़ताली कैंप लगाया था पार्लियामान के बाहर, तो 2 से 3 एमएनए इनके नहीं वहां पे बैठे नहीं। आप या तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हो, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो तहरीक का, आपके पास कोई लाएअमल हो, तो लाएअमल तो पीटीआई के पास है नहीं, और लाएअमल हो भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा इट्स अ वन मैन पार्टी। पार्टी के अंदर कोई तंजीम नहीं है। कभी वो किसी को सियासी कमेटी बनाते हैं, कभी मुज़ाकरात का मैंडेट देते हैं, कभी वो मैंडेट वापस ले लेते हैं।
सो इट्स ऑल अबाउट इमरान खान साहब। इमरान तंजीला खान साहब, साहब मीर साहब की बात में वजन तो है। वो ये कह रहे हैं कि जो मीडिएटर्स हैं सिचुएशन को वर्स्ट वो कर रहे हैं, हमें कोई भी मैसेज डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चलता कि ये इमरान खान ने ही कहा है। तो क्या हुकूमत को कुछ जो अलीमा खान साहिबा की बात करती हैं, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बहन है, सबसे ज्यादा वो मुलाकात उनकी होती है। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के बाद जाके इंडियन चैनल्स पे बैठ गई एक ऐसे हॉस्टाइल टाइम पे जब आप भारत बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बेवकूफियां, ये गलतियां, आपका क्या ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की आशीर्वाद और उनसे पूछे बगैर हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और जो जहां तक रही कि इमरान खान साहब किससे बात करना चाहते हैं, जाहिर बात है जब आप उनका हर एक बंदा हमारे टॉक शोज में आके कहता है जी हम उनसे बात करेंगे ना जिनके पास तो इख्तियार है, हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो जाहिरी बात है कोई एक बात आप 6 दफा करेंगे, 7वीं दफा तो इमरान खान साहब कहेंगे ना कि शट अप, आप ये बात मत करें, हम करेंगे बात। नहीं, ये तो कंसिस्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इट मींस के इट कम्स फ्रॉम द टॉप। इट मींस के ये इमरान खान साहब का मौकफ है कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे। तो ये हवा में तो बात नहीं है। मीर साहब, आखिर में आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन में हमने देखा कि जब भी ऐसी कोई गंभीर सूरत हाल होती है तो मौलाना का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी हमें मौलाना का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। प्लीज़ शॉर्ट आंसर दीजिएगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। जब आप एक तरकारी बनाते हैं तो उसके अंदर आपको मिर्च भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, तो वो आ जाते हैं जब उनको जरूरत होती है, वरना वो चले जाते हैं बाद में। प्रोएक्टिव रोल तो है कोई नहीं है, सिंपल एज दैट। तो ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता को पाकिस्तान का खैर अपना यहाँ बैठा है, खुदा की कसम मुझे अफसोस होता है, रोना आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पीजे मीर साहब। और तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह के